स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आर्टिकल 370 यानी 370 की बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अदालत में हाजिर हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि पीर और जुमे को आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अदालत के दीगर मसरूफियात के सबब पीर और जुमे को आर्टिकल 370 पर सुनवाई न करने का फैसला लिया गया है। तो आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि इस पर समाअत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर होंगे, जिनमें से 2 दिन यानी पीर और जुमे के दिन को छोड़कर और जो छुट्टी का जो दिन है रविवार उसे छोड़कर इसमें समाअत होनी है। तो अब तक 3 से 4 दिन तक समाअत हो चुकी है और आज फिर समाअत होनी है। और इस बीच ये भी खबर है कि आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में खुद महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रह सकती हैं, क्योंकि इससे पहले एक बार फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे, इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके थे और इस तरह से अब ये खबर है कि महबूबा मुफ्ती भी आज वहां मौजूद हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने एक बार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि उनसे लोग पूछते हैं कि मैं अब तक वहां क्यों नहीं गई, तो उनका कहना था कि हमारे लिए बड़ा जज्बाती मसला है और ऐसे में हम जो है लेकिन हिम्मत जुटाएंगे और वहां जाएंगे। तो ऐसी आज खबर है कि आज महबूबा मुफ्ती भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो सकती है। अमरनाथ यात्रा का 39वां जत्था आज जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 834 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना हुआ। 248 यात्री बालतल के रास्ते से जबकि 586 यात्री पहलगाम के रास्ते से रवाना हुए। ये तमाम यात्री 27 गाड़ियों पर सवार होकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। सब जिला त्राल के आरे पुल में कायम एनडीपीएचसी में तिब्बी अमले की कमी की वजह से मकामी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। अस्पताल में डॉक्टर्स टेक्नीशियंस न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर न होने की वजह से मरीज दूर दराज के अस्पतालों में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों ने अस्पताल में स्टाफ की फराहमी का इंतजामिया से मुतालबा किया है। जितनी भी हुकूमतें आई है आज तक इस आरी पल को नज़रअंदाज किया गया है। खुशकिस्मती यह है कि आज 2 साल पहले यहाँ तहसील बनाया गया है, तो लेकिन तहसील बनाकर भी इस अस्पताल को और बाकी अखराजात जितने भी तहसील में होते हैं कभी अपग्रेड नहीं किया है। और जहाँ भी ये अस्पताल हमारे अस्पताल का ताल्लुक है, इसमें ना कोई फिजिशियन है, ना कोई बाकी अखराजात है, ना एक्सरे टेक्नीशियन है, कोई भी नहीं है इधर। जहाँ यहाँ एक डॉक्टर लगा है नौकरी आज 10 साल या 20 साल पहले लगा है, वही आज तक यहाँ डेंटिस्ट फिजिशियन भी वही है, डेंटिस्ट भी वही है और बाकी अखराजात छोटी पसली किसी को टूटेगी उसका भी इलाज वही कर रहा है। हाँ, बहुत बार बताया था इनको एडीसी हमारा है उसने भी बताया था बहुत बार कि यहाँ हम अब इसको अपग्रेड करेंगे, फलाना आइटम लाएंगे, फलाना डॉक्टर लाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक महकमे को टस से मस नहीं हुई है। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं फिर दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि इनको ये जो फैसिलिटी है एक तहसील में होनी चाहिए वो जरूरी होनी चाहिए। लेडीज बेमार कह डिलीवरी पे गाड़ कर बना प्राइवेट गाड़ कहें तो वो गो पे मजबूर प्राइवेट गाड़ तुलने खुद नीन शहर वाता कूचा प्रॉब्लम अड़े बच्चे मरान यड़ मजी अड़े पे ऑपरेशन अगर तमिस मौका ये तमिस इलाज हेकान दूर गि यह मेहरबानी सर ये बस ये लेडीज यह गोस ऑपरेशन थिएटर ये हल ये आरपलस मजी मगर पे दूर गन अगर दूर नारस तान सोत्र सह पे चारपाई मज वाल तम प्रॉब्लम गसान तो मुश्किलात अगर ये लेडीज डॉक्टर सह हे डिलीवरी कर सान खुद सह रुत कह बिचारा रोपये 10 कह कह हे लगे 50,000 से कह गाड़ कर सो क्या कर पा। यहाँ पे हॉस्पिटल है, इसमें बहुत से गांव मुश्तमिल हैं।
लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे कोई फिजिशियन है नहीं है, ना कोई गायनोकोलॉजिस्ट, ना ही एक्सरे टेक्नीशियन। और बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ पे एम्बुलेंस का ड्राइवर भी है नहीं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। इधर से रेफर करते हैं HDH त्राल में, तो एम्बुलेंस बिना एम्बुलेंस के ही पेशेंट को ले जाना त्राल पड़ता है। अब आपकी क्या गुजारिश रहेगी सरकार मैं से? सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे एक फिजिशियन और एक गायनोकोलॉजिस्ट और एक एक्सरे टेक्नीशियन को भेज दिए। और एक बार फिर आपको हम उस खबर के बारे में बताते हैं, उस खबर की तरफ ये चलते हैं। वो जो खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल को मनसूख किया गया था और उसके नतीजे में उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया था। और फिर उसको लेकर उस वक्त यानी कि तकरीबन 5 साल पहले की बात है, जब 5 अगस्त 2019 में ऐसा किया गया था। उसके बाद इसके खिलाफ कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी और उन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की बाज़ाब्ता अब यानी कि अर्जियां पढ़ने के तकरीबन 4 साल के बाद समाअत शुरू हुई है। और ये समाअत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर है, यानी कि जितने दिन भी हियरिंग होती है उनमें से सिर्फ पीर और जुमे को छोड़कर हर दिन ये हियरिंग होती है। तो 3 से 4 दिन की हियरिंग हो चुकी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर समाअत होनी है। और आज के बारे में ये खबर है कि कुछ बड़े सियासी चेहरे भी आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नजर आ सकते हैं। हमारे साथ खुर्रम जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर दिल्ली से ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। खुर्रम, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल यही है कि आज जो समाअत शुरू होनी है तकरीबन कितने बजे यह समाअत शुरू होगी? और इससे पहले के समाअतों में हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने अपने दलाल रखे, 2 से 3 का उन्होंने वक्त लिया था। आज किन की तरफ से दलील रखी जा सकती है? और जो वकील है दरअसल आज वो पैरवी किसी कर रहे हैं? कि आज जो जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है, उनके पहुंचने की इत्तला है। और अभी जिस तरह की खबर आ रही है कि वो तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है। इससे पहले हमने देखा था कि जो साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट आए थे। और जिस तरीके की अर्जियां दाखिल हैं, तकरीबन 23 अर्जियां हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रख चुके हैं। आज जो अहम जो दलाइल की शुरुआत होगी वो राजीव धवन जो सीनियर एडवोकेट हैं वो आज इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद हो सकता है दिनेश द्विवेदी जो है वो उसके बाद दलीलें रखें, लेकिन सीनियर एडवोकेट राजीव धवन हैं तो वो काफ़ी वक्त ले सकते हैं। हालांकि उन्हें तकरीबन 4 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट सभी वकला को बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ सुन रहा है। कपिल सिब्बल को भी 10 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने वक्त लिया था। तो ज़रूर जो है जो समाअत में है वो तवालत देखने को मिल सकती है, ज़्यादा लंबा जो है सुनवाई चल सकती है। जहाँ तक इस पूरे मसले की बात है तो जो बुनियादी नुक्ता है विशाल जिस पर बातचीत हो रही है, क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 लगाया गया था, क्या वो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का जो इंजमाम है उस पर कोई शर्त आयद करता है? ये एक अहम सवाल है। और पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, वो किस हद तक उसमें कवानीन को बना सकते हैं, किस हद तक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो दस्तूर साज असम्बली थी वो 1951 से 1957 के बीच में दरमियान में जो रही, उसने किस तरीके से एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया था, किस तरीके से जो हिंदुस्तान का आईन है वो जम्मू कश्मीर में काम करेगा। 3 अलग अलग जो शोबे दिए गए थे, विभाग दिए गए थे, जिसमें कम्युनिकेशन है या फिर दिफा है, ये तमाम जो चीज़ें रखी गई थी, या फिर उमूर खारजा हैं, विदेशों से जो संबंध हैं उनको छोड़ करके तमाम मामले जम्मू कश्मीर रियासत के तहत रखे गए थे। और अगर किसी मामले में कानून बनाना है तो वहाँ की जो विधानसभा है, वहाँ की असम्बली है, उससे मंजूरी लेना ज़रूरी था। तो असल सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिछली समाअत के दौरान खासतौर से जो नज़र आया कि क्या जम्मू कश्मीर का इंतजाम वो शर्तों के साथ था या फिर पूरी तरीके से इंतजाम था, और उसके बाद एक शक्ल बनाई गई 370 को लेकर, और क्या पार्लियामेंट पूरी तरीके से 370 को खत्म कर सकती है? पार्लियामेंट क्योंकि अपने कवानीन बनाने के इख्तियारात रखती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी वजाहत करता है। तो ये जो बुनियादी नुक्ता है, इसी पर जो है दलाइल दिए जा रहे हैं, बहस की जा रही है। क्या है कपिल सिब्बल की
ये बात हो या फिर सुब्रमण्यम जी की बात हो, तमाम लोगों ने जो दलीलें रखी हैं, या फिर जफर शाह की बात हो, ये तमाम जो वकला रहे हैं उन्होंने जो इसी बुनियादी नुक्ते पर दलीलें रखी हैं और एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से वो लोग जो तमाम वकला हैं वो इस पूरे प्रक्रिया को जो तरीका अपनाया गया 370 को हटाने का, उसकी मुखालफत में दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने ये बताने की जरूर कोशिश की कि जो आईनी तरीका था उसको नहीं अपनाया गया, जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसको कहीं ना कहीं बाईपास कर दिया गया और पार्लियामेंट को वो इख्तियार हासिल नहीं था जो उसने जिस तरीके से वो कर दिया। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो जिस तरीके के सवालात और जो ऑब्जर्वेशंस जो हमें देखने में आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच ने पूछे हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या दूसरे जो जस्टिस कॉल हो, उनकी तरफ से जो खासतौर से जो सवालात उठाए गए, पूछे गए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर का इंतजाम जो है वो पूरे तौर से बिला शर्त था, लेकिन उसको एक तरीका अपना करके 370 के तहत लाया गया। और जस्टिस कौल ने तो यहां तक कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ये चाहते हो कि हम पूरे तौर से जो हिंदुस्तान के कवानीन है, पार्लियामेंट के कवानीन है, उनको हम नाफिज करना चाहते हैं रियासत के अंदर, तो फिर 370 का क्या होगा। ये तमाम सवालात जो है विशाल सुप्रीम कोर्ट में उन पर दलाइल दिए जा रहे हैं, बहस हो रही है और सुप्रीम कोर्ट बड़ी तफसील के साथ सुन रहा है और एक एक पहलू पर गुफ्तगू हो रही है। और उम्मीद आगे भी जो है आज समाअत होने वाली है, लेकिन आज जो दलाइल की शुरुआत करेंगे वो सीनियर एडवोकेट राजीव धवन करेंगे, उसके बाद वक्त रहा तो दिनेश द्विवेदी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो उसके बाद दलील रखेंगे। जी, तो खुर्रम, सवाल यही है कि एक तरफ तो दलीलें जो ये वकला है वो रख रहे हैं अपनी दलील, दूसरी तरफ सरकार की अपनी दलील है। हालांकि सरकार को की तरफ से जो बोले जाने का मामला है, जो या जो जवाब रखा जाएगा उसका अभी शायद वक्त नहीं आया है, लेकिन ये मैं जानना चाह रहा था कि क्या जैसे कपिल सिब्बल ने जब अपनी तरफ से दलीलें रखी, तो क्या उन दलीलों के बाद ये मौका उन्हें मिला जो सरकारी पक्ष है कि वो अपनी दलील रखे और जवाब दे, या अभी सिर्फ वो जो अर्जी गुजार हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है कि उनके वकील जो है वो अपना पक्ष रखे और उसके बाद फिर जो सरकारी जवाब इस पर होगा या सरकारी वकील जवाब रखेंगे उसकी शुरुआत होगी? देखिए विशाल, 23 अर्जियां हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है और तमाम वकला से पहले ही कहा गया था कि वो कितना वक्त लेंगे अपने दलाइल रखने के लिए, तो सबने अपना अपना वक्त मांगा था और उसके बाद जो वक्त है उसको अलॉट कर दिया गया था। जैसे कपिल सिब्बल को 10 घंटे का वक्त दिया गया था, उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट है सुब्रमण्यम उनको भी 10 घंटे का वक्त दिया गया था। जफर शाह की तरफ से भी जो है उनको भी वक्त दिया गया था। अभी जो राजीव धवन है उनको 4 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं तो वो उसके ज्यादा भी वक्त ले सकते हैं जी। लेकिन अगर आप देखें तो अभी तक सीधे तौर पर जो मरकजी हुकूमत के वकला हैं उनकी तरफ से कोई अभी उनकी बारी नहीं आई है, उन्होंने दलाइल नहीं रखे हैं, लेकिन बीच बीच में इंटरप्शन जरूर किया है, उन्होंने कुछ बातें जरूर उठाई हैं। जब भी बात आई है जम्मू कश्मीर के इंतजाम को लेकर, उसके विलय को लेकर के क्या उस पर कोई शर्त आयद थी, क्या जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, जो दस्तूरसाज असेंबली थी, उसके इख्तियारात किस हद तक थे, तो ये तमाम बातों उन्होंने इंटरप्शन जरूर किया है, लेकिन अभी पूरे तौर से जो मरकजी हुकूमत है उसके वकला की तरफ से दलाइल रखे जाने हैं। अभी सबका नंबर आ रहा है और जब एक बार तमाम दलीलें रख दी जाएंगी, क्योंकि आप देखें कि सीधे तौर पर जो पिटिशनर हैं वो मरकजी हुकूमत नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग हैं जो इस जम्मू 370 को हटाने के खिलाफ जो तरीका अपनाया गया उसके खिलाफ आए हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी 2 हिस्सों में अलग अलग बना दिया गया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ये क्योंकि पिटिशनर है तो पहले सुप्रीम कोर्ट इनको सुन रहा है, उसके बाद मरकजी हुकूमत को जो तरीका होता है कि या तो नोटिस जारी किया जाता है और सीधे तौर पर क्योंकि मरकजी हुकूमत के वकील यहाँ पर मौजूद हैं तो वो सीधे तौर पर उन तमाम जो इश्कालात हैं, जो तमाम एतराज़ात हैं, आपत्तियां हैं और कानूनी नुक्ते हैं, उन पर सीधे तौर पर उनको जवाब देना होगा और वो अपने दलाइल रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मुखालफत में जो दलाइल हैं वो जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट में रखे जा रहे हैं और जो 5 जजों की बेंच है वो उसको सुन रही है। विशाल जी, खुर्रम बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे फिर हम आपसे अपडेट लेंगे। समाअत अभी शुरू होने में वक्त है, जाहिर सी बात है। फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। GMDC ज़ांस्कार ने मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ांस्कार में मुल्क के हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया गया।
इस मौके पर जंस्कार सब डिवीजन के साबिक फौजियों को मदऊ किया गया और रिवायती खटिकों के साथ कॉलेज में इनका इस्तकबाल किया गया। विद्या देवी जिंदल प्रोजेक्ट के तलबा का एक ग्रुप दून स्कूल देहरादून और ऑल सेंट्स और विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ के साथ लद्दाख में एक प्रोजेक्ट टूर पर है। अपने दौरे के दौरान ये तलबा चिमियोइंग स्कूल लेह में बैतुल खला तामीर कर रहे हैं। विद्या देवी जिंदल प्रोजेक्ट असातिज़ा की तनख्वाहों और स्कूल में शमसी बैटरियों की खरीदारी के लिए माली ताउन भी करेगा। यहाँ पर बाहर के जो लेह से बाहर के बच्चे जैसे हिसार हो या चंडीगढ़ और नैनीताल इसी तरह कई स्कूल के बच्चे यहाँ आके वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताने के लिए सर हमारे साथ जो इंचार्ज मैम है तनु जी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। हम लोग विद्या देवी जिंदल स्कूल हिसार से आए हैं और हमारा स्कूल राउंड स्क्वायर नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर है और मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इंटरनेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लीडरशिप, एनवायरनमेंट अवेयरनेस और सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ये सर्विस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमने जस्ट सोचा फरवरी मार्च में कि क्यों नहीं किसी ऐसी जगह जाके कुछ सर्विस की जाए जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन में बहुत हेल्प की ज़रूरत है। और फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि लद्दाख चलते हैं। लद्दाख में फिर हम लोग मार्च में 3 लोग की टीम हम यहाँ पर आए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर निखिल रुद्रा जी और इवेंट मैनेजर रुपेश कुमार, हम लोग तीनों आए और आपके जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने हमें इस स्कूल के बारे में बताया कि दलाई लामा ट्रस्ट से चलता है पर उनको बहुत फंडिंग की ज़रूरत है। तो हम यहाँ के प्रिंसिपल से मिले, हेडमास्टर टुंडुक जी से मिले, उन्होंने हमें बताया कहाँ कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम तांगसे गए। तांगसे में शुचिकुल में छोटा सा स्कूल है मोनेस्ट्री का, उन लोगों से मिले। केजी उनके हेडमास्टर हैं, उन्होंने भी बताया उन्हें बहुत सारी फंडिंग की ज़रूरत है उन छोटे लामास की पढ़ाई के लिए। उनके पास टीचर नहीं रुकते हैं, टीचर हैं तो सैलरी की प्रॉब्लम है। सो वहाँ से फिर हम वापस गए स्कूल में, जाके हमने इस पे डिस्कस किया और फाइनली हमने दोनों से पूछा कि अभी एट प्रेजेंट उनको क्या चीज़ चाहिए। सो जैमेंग स्कूल में उन्होंने हमें बताया कि वो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हेल्प चाहिए। और तांगसे में उनको अभी टीचर्स की सैलरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और सोलर बैटरीज के लिए थोड़ा सा अमाउंट चाहिए था। सो जैमेंग में हम लोग यहाँ 13 तारीख को आए थे लेह में। हमारे साथ 3 स्कूल और हैं जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, द दून स्कूल देहरादून, ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल, विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़। सभी के बच्चे हैं, टोटल 23 और 7 टीचर्स। 13 को हम आए, 14 से कल से काम शुरू किया यहाँ पर। जो लोअर लेक के काउंसलर हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो कल से बच्चों ने यहाँ पे ईंटें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, शिफ्ट करना, ये पूरा का पूरा जो मलबा है उसको क्लीन करने का काम किया है। वॉल को पेंट कर रहे हैं और आज शाम तक ये सारा काम करके जाएंगे। इसके लिए हमने 2.5 लाख रुपया दिया था टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन के लिए। और तांगसे में हम उनको एक टीचर की पूरी एनुअल सैलरी दे रहे हैं 4,50,000 और कुछ बड़ा अमाउंट है फॉर सोलर बैटरीज। 2 दिन हम वहाँ पे रुकेंगे और 3rd डे फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। इसी साल नहीं, अब हम हर साल आते रहेंगे और इनके जो जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। और खबर बारामूला से है। बारामूला से खबर ये है कि गैर कानूनी मादनियात की मुंतकली पर ब्रेक लग गया है। गैर कानूनी मादनियात की मुंतकली पर ब्रेक लगा दिया गया, इसे रोक दिया गया है। बारामूला पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है, 3 ट्रैक्टर्स भी जब्त किए गए हैं। इस हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर बारामूला से है। गैर कानूनी तौर पर मादनियात की मुंतकली मिनरल्स पर मुंतकली के लिए जो इसका जो पूरा एक सिलसिला था, एक नेटवर्क था, उस पर रोक लगा दिया गया है। और बारामूला पुलिस ने 3 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है और साथ ही 3 ट्रैक्टर्स को भी जब्त कर लिया गया है। खबर बारामूला से है। बारामूला में 3 गिरफ्तारी अमल में आई है, 3 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है गैर कानूनी तौर पर मादनियात की मुंतकली। आगे बढ़ते हैं। शिमला के कृष्णानगर इलाके में लैंडस्लाइडिंग की वजह से भारी नुकसान हुआ है।
लैंडस्लाइडिंग की वजह से 5 से ज्यादा मकानात जमीन दोज हो गए हैं, जबकि 2 अफराद की भी मौत हो चुकी है। इसकी तफसीलात आपको हम देंगे आगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।